हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इब्ने बतूता के बारे में। इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर था जिसने इंडिया को विज़िट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को चीफ काजी बनाया था दिल्ली का। इब्ने बतूता ने सल्तनत पीरियड में जो पोस्टल सिस्टम था उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमें दिया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, इब्ने बतूता उसे दिनार बोलते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी रहीला। तो इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसने सल्तनत पीरियड में जो पोस्टल सिस्टम था उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गोल्ड कॉइन इशू करे थे उसे इब्ने बतूता बोलते हैं दिनार। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में गद्दी पर बैठते हैं उनके कज़न फ़िरोज़ शाह तुगलक। और फ़िरोज़ शाह तुगलक का कार्यकाल 14th सेंचुरी में 1351 से 1388 तक का है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे और इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो मोहम्मद बिन तुगलक से अलग थी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नोबल्स को अपीज़ किया, आर्मी को भी अपीज़ किया और थियोलॉजियंस को भी अपीज़ किया। देखते हैं कैसे। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ऑर्डर किया कि जब भी कोई किसी नोबल की मृत्यु हो जाती है तो उस नोबल की जो पोजीशन है वो उसके बेटे को दे दी जाए, इंक्लूडिंग हिज इक्ता। तो जब भी कोई नोबल की डेथ होगी तो उसकी जो पोजीशन होगी, उसका जो इक्ता होगा वो उसके बेटे को दे दिया जाएगा। तो इससे नोबल्स बहुत खुश हुए। सो फ़िरोज़ शाह तुगलक डिक्रीड whenever a noble died his son should be allowed to succeed to his position including his इक्ता। इसके अलावा इन्होंने जो नोबल्स को टॉर्चर करने की जो प्रैक्टिस थी और ऑफिशल्स को जो टॉर्चर किया जाता था तो उसको भी इसने अबॉलिश किया। तो ही एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चरिंग द नोबल्स एंड ऑफिशल्स इफ एनी बैलेंस वाज फाउंड अगेंस्ट देम एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ देयर इक्ता। जब इन नोबल्स के या ऑफिशल्स के इक्तास को ऑडिट किया जाता था, इनके अकाउंट्स को, तो अगर वहाँ पे कोई बैलेंस मिलता था तो अब इसने ये प्रैक्टिस अबॉलिश कर दी कि उस समय पर उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, नोबल्स को, आर्मी को, थियोलॉजियंस को अपीज़ कर रहा है। सो इन स्टेप से नोबल्स बहुत प्लीज़ हुए और ये बहुत एक बड़ा फैक्टर था कि इसके समय में जो है रिबेलियंस नोबल्स के द्वारा बहुत कम देखने को मिली हैं। ऑलमोस्ट एब्सेंट थी रिबेलियंस फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में, क्योंकि ये अपीज़ करता था नोबल्स को। लेकिन ये जो पॉलिसी थी कि ऑफिसेज और इक्ता को ये हेरिडिटरी बना रहा है, तो ये बहुत ही हार्मफुल थे, क्योंकि इसकी वजह से हो क्या रहा था, जो कम्पिटेंट लोग थे वो सर्विस में रिक्रूट नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि इसने ऑर्डर क्या कर दिया था कि कोई भी नोबल की अगर डेथ होगी तो उसका इक्ता, उसकी जो पोजीशन है वो उसके बेटे को चली जाएगी, यानी कि ये हेरिडिटरी हो गया था। अब नोबल्स अपीज़ हो रहे थे जिसकी वजह से एक फ़ायदा हुआ कि रिबेलियंस कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या दिक्कत हो रही है कि अब कम्पिटेंट आदमी जो है सर्विस में रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। अब ये जो हेरिडिटरी का प्रिंसिपल था इसने आर्मी में भी एक्सटेंड किया इसे। जो पुराने सोल्जर्स थे उन्हें रिटायर कर दिया जाता था और वो अपनी जगह पर अपने बेटे को भेजते थे, यानी कि यहाँ पर भी हेरिडिटरी कंसेप्ट चल रहा है। और जो सोल्जर्स थे वो उन्हें पेमेंट कैश में नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें असाइनमेंट दिया जाता था विलेजेस में और लैंड रिवेन्यू की जगह उन्हें पे किया जाता था। इसका मतलब क्या है कि सोल्जर को अगर अपना सैलरी लेनी है तो उसे विलेज जाना पड़ेगा सैलरी कलेक्ट करने के लिए। अब जब वो विलेज जाएगा सैलरी कलेक्ट करने के लिए तो उसे अपनी सर्विस से उस दिन के लिए एब्सेंट रहना पड़ेगा, या फिर वो अपना असाइनमेंट किसी बिचौलियों को दे सकता है और बिचौलिया जो है बीच में कुछ पैसा उसका खा सकता है। तो सोल्जर जो है इससे बेनिफिट नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में।
तो हमें कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो थियोलॉजियंस थे उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेशन दी गई, जैसे कि जो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस थे जो कि कुछ प्रैक्टिसेस को अन इस्लामिक मानते थे कि ये प्रैक्टिस अन इस्लामिक है, तो उन सारी प्रैक्टिसेस जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बैन करवा दी। जैसे कि जो मुस्लिम वुमेन थी वो संत की ग्रेव्स पर जाकर वर्शिप नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम वुमेन है, ये जो संत की ग्रेव्स पे जाके वर्शिप कर रही हैं, अब इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बैन कर दिया गया, क्योंकि इसे जो थियोलॉजियंस थे वो अन इस्लामिक मानते थे। इसके अलावा फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बहुत सारी मुस्लिम सेक्ट्स को परसिक्यूट करा, जो सेक्ट थियोलॉजियंस मानते थे कि वो हेरिटिकल हैं, तो उन सारी मुस्लिम सेक्ट्स को फ़िरोज़ शाह तुगलक ने परसिक्यूट करवाया। और फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में ही जजिया, जो कि एक प्रोटेक्शन टैक्स था, उसे एक सेपरेट टैक्स बना दिया गया। पहले जो जजिया था वो लैंड रिवेन्यू के साथ में कलेक्ट किया जाता था, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में जजिया जो है वो एक सेपरेट टैक्स बन गया, और इवन ब्राह्मण को जजिया पे करना पड़ता था। ब्राह्मण्स ऑल्सो हैड टू पे द जजिया। केवल वुमेन, चिल्ड्रन या डिसेबल्ड और जिसके पास में कोई लाइवलीहुड का मीन नहीं था, केवल उसी को जजिया पे करने से एग्जेम्पशन था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया। इसका पर्पस था कि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे का आइडिया अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसलिए एस्टेब्लिश किया था। और ये पहला रूलर था जिसने स्टेप्स लिए कि जो हिंदू रिलीजियस वर्क्स थे उन्हें संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट कराया जाए, जिससे कि जो हिंदू लोगों की प्रैक्टिसेस हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मैथ्स, म्यूज़िक, मेडिसिन्स, इनके ऊपर जो भी किताबें थीं उन्हें संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। तो ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसने एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद में इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल दारुल शफ़ा बनवाया दिल्ली में, जहाँ पर गरीब लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किया जाता था, फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पुअर, दारुल शफ़ा एट दिल्ली। इसके बाद इसने एक चैरिटेबल ब्यूरो बनवाया, दीवान खैरत। तो दीवान खैरत के द्वारा ये क्या करता था, जो ऑर्फेंस थी, विडोज़ थी, पुअर मुस्लिम्स थे, वुमेंस थे, या फिर मुस्लिम गर्ल्स की मैरिज के लिए ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया करता था। और जो मुस्लिम फैमिलीज़ की डॉटर्स थीं उनको डॉरी भी दिया करता था। तो दीवान खैरत का ये काम था, चैरिटेबल ब्यूरो था दीवान खैरत में, ये फाइनेंशियल हेल्प किया करता था, डॉरी दिया करता था मुस्लिम डॉटर्स के लिए। इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बनवाया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इसने बहुत सारे कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। तो इसके समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स बिल्ड करी गई, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था कैनल्स का, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स। और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, सतलुज से हंसी जो कि 200 किलोमीटर लंबी थी, ये लॉन्गेस्ट कैनल थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फ़िरोज़ाबाद का कंस्ट्रक्शन कराया, जिसे हम आज फ़िरोज़ शाह कोटला कहते हैं दिल्ली में। और इसको सुंदर करने के लिए इसने 2 अशोक पिलर मंगवाए, अम्बाला और मेरठ से। इसने कुतुब मीनार की 2 स्टोरी को भी रिपेयर करवाया, जो कि लाइटनिंग के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद में रॉयल वर्कशॉप या फिर कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट इसने करवाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ऑर्डर दिया कि जब भी ये लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ने के बाद में जो भी उस जगह के यंग लड़के हैं उन्हें सुल्तान के पास में स्लेव बनाकर लाया जाए। तो जहाँ भी लड़ाई लड़ी जाती थी वहाँ पर स्लेव बनाकर लड़कों को लाया जाता था, और इस कारण फ़िरोज़ के पास में मैक्सिमम स्लेव्स हो गए थे, सबसे ज़्यादा स्लेव्स हो गए थे। और इन स्लेव्स को ट्रेन किया जाता था हैंडीक्राफ्ट्स में, इन कारखानों में, इन रॉयल वर्कशॉप कारखाना में इन स्लेव्स को हैंडीक्राफ्ट्स में ट्रेन किया जाता था, और कुछ लड़कों को सोल्जर्स के लिए ट्रेन किया जाता था। इसके बाद इसने अगला डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान बंदगानी।
अब ये जो स्लेव्स हैं, इन स्लेव्स को लुक आफ्टर के लिए या फिर लोगों के वेलफेयर के लिए इस डिपार्टमेंट को बनवाया गया दीवाने बंदगानी। तो रॉयल वर्कशॉप कारखाना बनवाए गए, फिर उसके बाद में दीवाने बंदगानी बनवाया गया। इसने इम्पॉर्टेंट मेजर्स लिए फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और पहला इंडियन रूलर था जिसने हज की यात्रा, हज पिलग्रिमेज स्टेट एक्सचेकर से करवाई। यानी कि अब स्टेट के खर्चे पर हज की पिलग्रिमेज होगी। तो पहला इंडियन रूलर था जिसने ऑर्गेनाइज करी हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी लोन ग्रांट किए थे एग्रीकल्चर के लिए, ये वो सारे लोन्स को विड्रू कर देता है, उन्हें माफ़ कर देता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज जो है अलग अलग तरीके के टैक्स कलेक्ट किया करता था, जैसे हक शरब जो है इरिगेशन पर टैक्स था, और ये पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन के ऊपर टैक्स लगाया था। इसी के समय में जजिया जो है ये एक सेपरेट टैक्स बना। पहले ये लैंड रिवेन्यू के साथ कलेक्ट किया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया गया जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लेवी किया जाता था। ज़कत जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर लेवी किया जाता था रिलीजियस पर्पस के लिए। खरज टैक्स था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ लैंड, और खम था 1/5 ऑफ द वॉर बूटी। यानी कि वॉर में जो भी लूट होगी उसका 1/5 जो टैक्स है उसे बोलते थे हम खम। लिटरेचर की बात करें तो फतूहत ए फ़िरोज शाही, ये ऑटोबायोग्राफी है फ़िरोज़ तुगलक की। यानी कि फ़िरोज़ तुगलक ने अपनी बायोग्राफी लिखी, फतूहत ए फ़िरोज शाही। ज़ियाउद्दीन बरनी लिखते हैं तहरीक ए फ़िरोज शाही फतवा ए जहंदरी। इसके बाद में 1388 के बाद में जो फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल है वो 1388 में समाप्त हो जाता है, और 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर इन्वेड करता है, और तैमूर इन्वेड करता है नसीरुद्दीन महमूद के समय में। और नसीरुद्दीन महमूद जो है ये लास्ट रूलर था तुगलक का, और तैमूर जो है अब दिल्ली को सैक कर लेता है। इसके बाद में तैमूर अपने गवर्नर खिज़र खान को अपॉइंट करता है, मुल्तान का गवर्नर। तो तैमूर अपॉइंटेड खिज़र खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, और फिर ये खिज़र खान आगे जाके सैयद डायनेस्टी को फाउंड करता है 14 से 14 में। तो 1414 में अब खिज़र खान सैयद डायनेस्टी को फाउंड करेगा। तो आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज़ इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ा। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसने सल्तनत पीरियड में जो पोस्टल सिस्टम था उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गोल्ड कॉइन इशू करे थे उन्हें इब्न बतूता दिनार बोलता है। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक हमने देखा 14th सेंचुरी में 1351 से 1388 तक के बीच में इनका कार्यकाल है, और इनके समय में जजिया जो है जो प्रोटेक्शन टैक्स था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, वो एक सेपरेट टैक्स बन जाता है। पहले जजिया जो है लैंड रिवेन्यू के साथ में कलेक्ट किया जाता था, और अब ब्राह्मण्स को भी जजिया पे करना था। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करते हैं फिरोज शाह तुगलक। चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाते हैं दारुल शफा दिल्ली में। चैरिटेबल ब्यूरो की स्थापना करते हैं जिसे कहा जाता है दीवान खैरत। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स बनाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर बिगेस्ट नेटवर्क हो जाता है कैनल्स का। और फिरोज शाह कोटला का निर्माण कराते हैं फिरोज शाह तुगलक, और 2 अशोकन पिलर्स लेके आते हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, एक तोपरा अम्बाला से और एक मेरठ से। रॉयल वर्कशॉप बनाई जाती हैं, कारखाने बनाए जाते हैं, और जहाँ पर भी लड़ाई होती है वहाँ से यंग लड़कों को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है एज अ स्लेव। और इस तरीके से फ़िरोज़ के पास में सबसे ज़्यादा स्लेव्स हो जाते हैं, मैक्सिमम स्लेव्स, और इन स्लेव्स को फिर इन कारखानों में ट्रेन किया जाता है हैंडीक्राफ्ट में,
और कुछ स्लेव्स को एज अ सोल्जर ट्रेन किया जाता है। इन स्लेव्स की देखभाल के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए ये दीवान बंदगानी डिपार्टमेंट बनवाते हैं और ये मेजर्स लेते हैं फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने हज पिलग्रिमेज स्टेट एक्सचेकर से करवाई थी। ये अलग अलग तरीके के टैक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे हक के शरब जो कि एक इरिगेशन टैक्स था। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लेवी करा था, हक के शरब। फिरोज के 10 साल के बाद में 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है और तैमूर आक्रमण करता है नसीरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में, जो कि लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, और दिल्ली को सैक कर लेता है। इसके बाद में तैमूर खिज़र खान को मुल्तान का गवर्नर बनाता है और फिर खिज़र खान जो है सैयद डायनेस्टी को फाउंड करता है 1414 में। तो ये हमने देखा। इसके बाद में हम पहले दिल्ली सल्तनत का डेक्लाइन, डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में फिर हम सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, क्योंकि सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी बहुत ज़्यादा उनका कार्यकाल नहीं है। तो अब हम बेसिकली जो भी हमें पढ़ना है वो ये जो 3 डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, मेन कार्यकाल इन्हीं का है। तो अब यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत को ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में विजयनगर और बहमनी एम्पायर को जानेंगे और फिर लास्ट में हम सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी को देखेंगे। थैंक यू।